सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या है प्रश्न कि वर्ष 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो आंसर होगा अजीत डोभाल को। तो अच्छा प्रश्न है ये। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, और इन्हीं को इस साल का 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। और उन्हें ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में बेहतरीन काम किया, देश की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों और रणनीतियों में अहम योगदान दिया। इसीलिए उनको चुना जा रहा है इस पुरस्कार के लिए। कब दिया जाएगा? 1 अगस्त 2026 को उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ पर? पुणे में। और 1 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि लोकमान्य बाल गंगा तिलक जी की ये पुण्यतिथि होती है। इस बार हम उनकी 106वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। और उनको ये पुरस्कार कौन प्रदान करेंगे? जो गृह मंत्री अमित शाह, वो। पुरस्कार राशि की अगर बात करें तो इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। अजीत डोभाल आपको पता है वर्तमान में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में अगर आपको बताऊं तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। डोकलाम विवाद के दौरान कूटनीति यानी कि डिप्लोमेटिक वार्ता में अहम योगदान दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो ऑपरेशन सिंदूर आप कह दो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। बाकी अगर इस पुरस्कार की बात करें, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो ये जो पुरस्कार है उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति, विकास और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो होती है 1983 में। कौन देता है ये पुरस्कार? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे के द्वारा दिया जाता है। और कब दिया जाता है? मैंने आपको बताया हर साल 1 अगस्त को, जो कि लोकमान्य बाल गंगा तिलक जी की पुण्यतिथि होती। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए। अच्छा, पहली बार किसको दिया गया था? तो एस.एम. जोशी को दिया गया था 1983। ठीक है, तो ये पुरस्कार के बारे में भी हमने देख लिया। अब पुरस्कार वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। आपको याद होगा 2 भारतीय सैनिक थे, लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। इनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मरणोपरांत डैग हेमस्कॉल्ड पदक दिया जाएगा। तमिलनाडु के पोलाची के किसान हैं वल्लुवन, इनको संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मृदा किसान नायक सोइल फार्मर हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया था। सऊदी अरब में भारतीय हज मिशन को पहली बार 2 प्रतिष्ठित लब्बेतुम अवार्ड से सम्मानित किया गया। द अर्थ प्राइज 2026 ये अभी 3 भारतीयों को दिया गया था, विवान छाछरिया, एरियाना अग्रवाल और अवियाना मेहता। इन्होंने प्लास्टिक नाम की एक नई तकनीक बनाई थी उसके लिए। और प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? लियोनेल मेसी। और रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सेनार्टिस्ट बने सुदर्शन पटनायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है ना, हर्षवर्धन, इनको ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान बिटांग आदि पूर्णा से भी सम्मानित किया गया। त्रिनिदाद के जो लेखक हैं जमीर नजीर, इन्होंने अपनी कहानी द सरपेंट इन द ग्रूव्स के लिए 2026 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता। और अहमदाबाद के आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। ठीक है, तो लगभग 11 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश के जो राष्ट्रपति हैं, नाम है बसिरो डियोमाये, अभी इनको इकोवास्क का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये है सेनेगल के राष्ट्रपति। पूरी बात करते हैं। इकोवास मतलब क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये आप कह दो कि पश्चिम अफ्रीका के देशों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य होता है आर्थिक विकास, व्यापार बढ़ाना और क्षेत्रीय शांति बनाए रखना। जिसकी स्थापना होती है 28 मई 1975 में। मुख्यालय अबुजा नाइजीरिया में आपको मिलेगा। और अभी सेनेगल के जो राष्ट्रपति हैं बसिरो डियोमाये, इनको इस संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अभी सिएरा लियोन में
इसका 69th नंबर का सबमिट हुआ था, उसी दौरान इनको इसका अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सेनेगल के राष्ट्रपति हैं, तो ये रहा मैप में सेनेगल। कैपिटल डकार हो गई है, करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और राष्ट्रपति है बसीरो डियोमाए। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना ही याद करना था। ये जो संगठन है पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक संगठन है, लगभग 15 देश इसमें शामिल है, 15 अफ्रीकी देश इसमें शामिल है इस संगठन में। क्या नाम है इस संगठन का? इकोवास, शॉर्ट में बोलेंगे तो इकोवास। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जिसका मुख्यालय अबुजा नाइजीरिया में है। और इसी के अभी अध्यक्ष बने हैं सेनेगल के जो राष्ट्रपति हैं बसीरो डियोमाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत के 99वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा VS रतनवेल। तो VS रतनवेल ये है कहां से? ये कोयम्बटूर तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और अभी ये भारत के 99वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब जल्दी हमें देखने को मिल जाएंगे कि 100वें ग्रैंड मास्टर कौन होंगे। अच्छा, उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दो। जैसे अभी 99 तो हो गए शतरंज ग्रैंड मास्टर, आपको याद है हमारे पास अब टोटल कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? 100 हो चुकी हैं। तो प्रश्न यही है कि 100वीं रामसर जो हमारा स्थल है वो कौन सा है और कहां पर है, ये आपको बताना है। बाकी आपको पता है हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? हम 99 तक पहुंच गए, लेकिन पहले का नाम याद रखना, विश्वनाथन आनंद, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी उनको जानते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और उन्होंने पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। हमारे सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। जबकि विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा हैं, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे फॉस्टिनो ओरो, जो अर्जेंटीना से हैं। हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो S विजयलक्ष्मी, और ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाली पहली महिला बनी थी कोनेरू हम्पी। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है, अभी मनाया। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुलेगी भुवनेश्वर में। और 2024 में जो 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत जीता था। अब जो 2026 में 46वां फिडे चेस ओलंपियाड है, ये कहाँ पर होगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। उसके अलावा कुछ और प्रश्न देख लो आप, चेस से इंपॉर्टेंट है ये। जैसे पिछले साल जो फिडे चेस वर्ल्ड कप हुआ था, भारत में हुआ था गोवा में, 11वां एडिशन था, उसको जीता था जावोकिर सिंदारोव ने, ये उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं। उसके अलावा याद रखना आर वैशाली का नाम, इन्होंने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट को जीत लिया, ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष बनाया गया अभी भरत सिंह चौहान को। कॉमनवेल्थ स्कूल शतरंज चैंपियनशिप का पहला आयोजन अभी ये मलेशिया में होगा। उसके अलावा नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आर प्रज्ञानंद। और अभी आप देखोगे लेटेस्ट जो ग्रैंड मास्टर है उनकी सूची आपके सामने, जैसे अभी 99 बन गए, उससे पहले 98 नंबर के बने थे S अश्वत्थ, तमिलनाडु से ही है ये भी। एक ये अलग से देख लो आप, 94 वाला जो ग्रैंड मास्टर बना था मयंक चक्रवर्ती। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से आने वाले पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये। कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से। ठीक है, और चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी होती है फिडे होती है। फिडे जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी ड्वोरकोविच, वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ये भी याद रखना, फिडे ने 2026 को ईयर ऑफ चेस इन एजुकेशन, शिक्षा में शतरंज का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय जिसको नाम दिया शब्दलोक, इसका उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो शब्दलोक क्या है? ये भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है, भाषा संग्रहालय है, और इसका उद्घाटन अभी 20 जुलाई को ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर किया? कोलकाता में जो राष्ट्र पुस्तकालय है, नेशनल लाइब्रेरी, वहीं पर किया है। अच्छा, इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम मतलब क्या हो गया? तो इमर्सिव का मतलब होता है ऐसा अनुभव जिसमें आगंतुक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करे। तो इस संग्रहालय में केवल चीजें देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि डिजिटल स्क्रीन, होलोग्राम, मोशन सेंसर और इंटरेक्टिव तकनीक के जरिए भाषाओं का इतिहास और विकास समझाया जाएगा। तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? भारत की लगभग 380 भाषाओं का इतिहास और विकास देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना में दर्ज 121 भाषाओं की जानकारी मिलेगी। कई ऐसी प्राचीन भाषाएं
आप देखोगे, आप जानोगे, जो अब बहुत कम बोली जाती है। भारतीय लिपियां, साहित्य, लोक कथाएं और मौखिक परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी। और इस संग्रहालय की बात करें, इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता ने विकसित किया है। ठीक है, तो क्या है ये भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय है जिसका नाम है शब्दलोक। अब भारत का पहला है तो भारत में पहले से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल, ये कहाँ पर समुद्र में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत ने दुनिया की पहली ऐसी हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा शुरू की है जो कि परमाणु रिएक्टर की गर्मी यानी कि हीट का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। और कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी बनी है स्काईडू, बंगलुरु की एक फिनटेक कंपनी है। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट की बनेगा महाराष्ट्र के पालघर जिले के समुद्र में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया, जिसे ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेट मिला है फजाई के द्वारा। और एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग, इसका आयोजन हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आईसीएमआर, ये भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित करेगा? किलोंग, हिमाचल प्रदेश। भारत ने पहली बार अपनी स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक विकसित की है। इसे सीएसआईआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने बनाया है। भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक। और भोपाल में देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी स्थापित की गई है। बाकी जोखिम आपदा बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। ठीक है, तो पहली बार से संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। हम अगला प्रश्न लिखते हैं। फिर अगले में देखो, अगले में पूछ रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सेमीकंडक्टर स्किलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ कहाँ पर स्थापित करेगा? मतलब एक से ज्यादा स्थान है, तो आंसर होगा गुवाहाटी और अहमदाबाद में। तो भारत सरकार सेमीकंडक्टर चिप उद्योग को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से दो उत्कृष्टता केंद्र, दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। कहाँ कहाँ पर? अहमदाबाद और गुवाहाटी में। और इन केंद्रों का उद्देश्य क्या होगा? इन केंद्रों में युवाओं और जो पेशेवर हैं, जो इंजीनियर हैं, उनको सेमीकंडक्टर चिप बनाने और पैकेजिंग का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि भारत में स्किल्ड कार्यबल तैयार हो सके। बाकी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 क्या है? तो ये भारत सरकार की एक नई योजना है जिसका उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देना। इसके लिए बजट रखा है लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपए। उद्देश्य है भारत में चिप निर्माण बढ़ाना, नई फैक्ट्रियां लगाना, युवाओं को प्रशिक्षण देना, आयात पर निर्भरता कम करना। आपको याद है भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था? 29 दिसंबर 2021 को। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में पहली बार सेमीकंडक्टर चिप बनाने और पैकेजिंग करने का एक प्लांट शुरू हुआ है। कहां पर? राजस्थान के भिवाड़ी में। किस कंपनी ने बनाया? सहरसा सेमीकंडक्टर कंपनी इसको बना रही है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। यहां से अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 68.80 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। हम बात कर रहे हैं बेलवा मीनापुर लिंक चैनल क्या है? तो आप कहोगे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल, ये बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसकी लंबाई ये 68.80 किलोमीटर लंबी है, ये जो कि बागमती नदी के अतिरिक्त, मतलब बाढ़ के समय जब उसमें अतिरिक्त पानी आ जाता है तो उस अतिरिक्त पानी को बूढ़ी गंडक नदी में ये भेज देगी। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने ही शिवहर जिले में इस बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया है। लंबाई मैंने आपको बताया 68.80 किलोमीटर ये लंबी है। और इसको बनाने में लागत कितनी आई है? 130.88 करोड़ रुपए। तो ये कहां से कहां तक जाती है? शिवहर के बेलवा घाट से शुरू होकर के मुजफ्फरपुर के मीनापुर। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? बागमती नदी में बाढ़ के समय जो अधिक पानी आ गया उसको मैनेज करना, और इस अतिरिक्त पानी को बूढ़ी गंडक नदी में भेजा जाएगा। इससे उत्तरी बिहार में बाढ़ का खतरा भी कम हो जाएगा और पानी का
सही इस्तेमाल, सही उपयोग कर पाएंगे। आपको याद है भारत की जो पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है वो कौन सी है? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। इससे 2 राज्यों को फायदा हुआ है, उत्तर प्रदेश और एमपी। अब आज का जो ये प्रश्न है, यहाँ पे बिहार की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, गवर्नर है सैयद अता हसनी। बिहार दिवस ये 22 मार्च को होता है, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाकी कुछ और प्रश्न अगर आप देखोगे, करंट अफेयर्स के प्रश्न बिहार से रिवाइज करोगे तो देखो, हमने पढ़ा था बिहार में एक नई पुलिस यूनिट अभया ब्रिगेड को लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। और आईआईटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया। ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पर खुलेगी? पटना, बिहार में। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड ये बन गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और नितिन नवीन पटना बिहार से हैं। बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष 12वें नंबर के ये बने हैं। और बिहार में खुद को नक्सली मुक्त राज्य अभी घोषित कर दिया बिहार ने। बिहार सरकार ने वैशाली जिले के हाजीपुर में देश का तीसरा केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। उसके अलावा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन, इनको भी अभी ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को शुरू। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, लोगों को हेलीकॉप्टर से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर करना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, अगला देखिए, उससे पहले ये और देख लो, बिहार के अभी 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला, तो वो कौन कौन से हैं? 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक जो कि नालंदा की है। और पत्थर कट्टी पत्थर शिल्पकला ये गया के हैं। और पीडिया चित्रकला ये भोजपुर की है, जिनको भी जीआई टैग मिला था। ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में रही लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में शुरू हुआ या किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा मेघालय। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो डोनर मंत्री हैं, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी इन्होंने ही मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर अभी लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस को शुरू किया है। और इस मिशन की खास बात बताए क्या है? ये मिशन अभी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। और ये जो योजना है, ये जो परियोजना है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर की अनलॉकिंग द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट पहल के तहत शुरू की गई है, जिसकी अवधि रहेगी 2026 से लेकर 2030 तक। और इसमें कुल राशि कितनी खर्च होगी या कितना बजट रखा गया? 175.45 करोड़ रुपए। तो लकाडोंग हल्दी क्यों प्रसिद्ध है? ये मेघालय की एक खास किस्म की हल्दी है। इसमें मतलब हल्दी में क्यूकर्मिन की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है, 7 से लेकर 12% तक। वरना सामान्य हल्दी में जो क्यूकर्मिन जो होता है वो केवल 2 से लेकर 4% तक होता है। तो ज्यादा क्यूरमिन होने से ये औषधीय गुणों और गुणवत्ता के कारण दुनिया भर में महंगी बिकती। वैसे इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। अब ये जो मिशन इन्होंने शुरू किया, इसका उद्देश्य है लकाडोंग हल्दी की खेती को 7,000 हेक्टेयर तक बढ़ाना, किसानों की आय दुगुनी करना, 3,000 से ज्यादा महिला नेतृत्व वाले रोजगार पैदा करना और 2028-29 तक 100 करोड़ रुपए की लकाडोंग हल्दी अर्थव्यवस्था तैयार कर। ठीक है, अब बात यहाँ पे मेघालय की हो रही है, तो ये रहा मैप पे मेघालय। कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, गवर्नर है सीएच विजयशंकर। भारत का 100वां स्मार्ट सिटी ये है शिलोंग। बाकी बेहदीन खलम उत्सव यहाँ पर मनाया गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हो गया, वांगला फेस्टिवल हो गया, जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, गारो खासी जयंतिया हो गया, इस नाम की पहाड़ियाँ भी हैं और ट्राइब्स भी हैं। बाकी कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से, तो हमने पढ़ा था मेघालय जो है ये स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला तीसरा राज्य बन गया, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद। समझौता करने का उद्देश्य क्या है? दूर दराज और पहाड़ी और बॉर्डर वाले इलाकों में तेज इंटरनेट पहुंचाना। प्रगति बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास इंडियन आर्मी ने आयोजन किया था और ये होगा कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में। मेघालय सरकार ने सीएम इंस्पायर योजना शुरू की। क्या इस योजना में जो यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो 50,000 रुपए मिलेंगे और मेंस पास कर लोगे तो 1 लाख रुपए। और पद्म डोरी एक नई कपड़ा पहल है, टेक्सटाइल इनिशिएटिव है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत का
एरीर रेशम और मध्य प्रदेश के चंदेरी कपड़े को मिलाकर एक डिजाइन, एक कपड़ा बनाया जाएगा। उसके अलावा मेघालय ने खासी और गारो को राज्य के आधिकारिक भाषाओं के तौर पर मंजूरी दे दी है। भारत का पहला एन जनरेशन या जेनजी थीम वाला डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला गया था, जबकि अभी इस तरह का सोवा जेड थीम वाला जो डाकघर है कहाँ पर खोला गया, सोवा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ये भारत का पहला एआई संचालित, एआई आधारित एक पक्षी अभयारण्य बना रही है। कहाँ पर? ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में इसको बनाया जाएगा। बनाने में लागत आने वाली है 45 करोड़ रुपए। ठीक है, तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? मुंबई और नवी मुंबई के बीच में जो ठाणे क्रीक है वहां पर। आपको बता दूं, ये जो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य है, इसे 2015-16 में अभयारण्य घोषित किया गया था। और इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये भारत का पहला फ्लेमिंगो अभयारण्य है, फ्लेमिंगो सेंचुरी है। अब यहाँ पर एआई का उपयोग किस तरह से होगा, तो यहाँ पर एआई की मदद से पक्षियों की निगरानी की जाएगी। एआई कैमरे पूरे क्षेत्र में लगाए जाएंगे। पक्षियों की प्रजाति जो स्पीशीज है उनकी पहचान की जाएगी। प्रवासी पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। डेटा इकट्ठा करेंगे और इससे वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिकों का जो रिसर्च है वो आसान हो सकेगा। पर्यटकों को स्क्रीन पर पक्षियों की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से एआई का इस्तेमाल होगा। ये निगरानी जो है ये कितने क्षेत्र में होगी, तो लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में एआई आधारित निगरानी होगी। ठीक है, तो प्रश्न क्या था कि भारत का पहला एआई आधारित पक्षी अभयारण्य ये कौन बना रहा है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अब एआई बेस्ड है, तो एआई से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, आपको याद होगा सेबी ने एआई आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा .ai फोर्स का गठन किया था। उसके अलावा भारत का एआई से चलने वाला लड़ाकू ड्रोन काल भैरव अब यूरोप के देश पुर्तगाल में बनाया जाएगा। और स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने असम के गुवाहाटी में भारत के पहले एआई और डिजिटल पावर्ड डिजिटल बैंक ब्रांच को शुरू किया। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग का गठन किसने किया? केरल ने। फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन CRISPR-1 अभी इसको किसने विकसित किया? तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा ने। भारत का पहला नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट ये हुआ था बेंगलुरु में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब शुरू किया और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया। मेटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहां पर स्थापित करेंगे? जामनगर, गुजरात। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने किसानों की मदद के लिए अभी ऑयल सीड्स किसान मित्र नाम का एक एआई आधारित चैटबॉट शुरू किया है। ये व्हाट्सएप पर चलने वाला 24/7 एआई चैटबॉट है। भारत की एआई कंपनी अवतार .ai ने वर्या नाम का भारत का पहला स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल लॉन्च किया। भारत का 130वां यूनिकॉर्न अभी सर्वम एआई बना था जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग इसका आयोजन हुआ था अभी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक। चीन के द्वारा शुरू किए गए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा शंघाई, चीन में। ठीक है, बाकी एआई से ये दो बातें और याद रखना कि एआई का गॉडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को और एआई का फादर जॉन मैकार्थी को। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। तो विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को बताया जाता है कि मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखें, बीमारियों का समय पर इलाज कितना जरूरी है। थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, मस्तिष्क स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभता। तो विश्व मस्तिष्क दिवस देखो एक्चुअली में 22 जुलाई 1957 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना हुई थी
और इसी की याद में हम 22 जुलाई को ये विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाते हैं। 2013 में इसे मनाने का प्रस्ताव रखा गया। फिर फरवरी 2014 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी दी। तब से हर साल हम ये वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मना रहे हैं। कब? 22 जुलाई को। वैसे 22 तारीख को एक और इम्पोर्टेंट दिवस होता है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे। ये भी 22 जुलाई को होता है। आपको याद है कि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तो इसीलिए 22 जुलाई को ही हम ये राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मना रहे हैं। फिर वैसे तो इसके बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे पहली बार कब अपनाया गया तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को, 22 जुलाई 1947, और पहली बार फहराया गया था 15 अगस्त 1947। इसके डिजाइनर कौन है? पिंगली वेंकैया। और राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात होता है 3:2। इसके बीच में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। ठीक है, तो 22 जुलाई के ये 2 दिवस हो गए। अब आज मैं आपको दिवस जो रिवाइज करवाता हूँ हर बार, वो रिवाइज नहीं कराऊंगा। ठीक है, जुलाई के जब भी दिवस वाला प्रश्न आ रहा है हर बार मैं आपको 1 तारीख से रिवाइज करा रहा हूँ। आज रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। आप टाइप करो कि अभी तक जुलाई में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं, और देखो क्या आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। उससे पता लगेगा आपको याद है कि नहीं। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फ्रांस ने किस आयु से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया है? तो आंसर होगा 15 वर्ष। तो फ्रांस की संसद ने एक नया कानून पास किया है। इस कानून के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये कानून जनवरी 2027 से पूरी तरह से लागू हो जाएगा और फ्रांस ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। तो अगर सोशल मीडिया किसी बच्चे को यूज करना है तो उससे पहले उसका आयु सत्यापन होगा, एज वेरिफिकेशन होगा। मतलब सोशल मीडिया कंपनियों को ये जांचना होगा कि जो भी उसका यूजर है उसकी उम्र कितनी है। बिना सही उम्र साबित किए वो अकाउंट नहीं बना पाएगा। और अगर 15 साल या उससे कम होंगे तो अकाउंट नहीं बनाने देना है, उनको यूज नहीं करने देना है। आपको बताइए सारे देश ये कानून क्यों लेकर के आ रहे हैं? बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ रहा है मोबाइल से। दिन भर बच्चे लेके बैठे रहते हैं। बच्चा क्या, जवान क्या, बूढ़ा क्या, सब लगे पड़े हैं। छोटे से छोटा बच्चा जिसको दूध की बोतल पकड़ना नहीं आता लेकिन मोबाइल पकड़ के स्क्रॉल करता है। मैं तो साक्षात देखता हूँ मेरे घर की हालत। बाकी बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट से बचाना है, साइबर बुलिंग कम करना है, ऑनलाइन शोषण से बच्चों की सुरक्षा करना है। इन सब कारण से ये सब किया जा रहा है। इसी तरह से कई देशों ने छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। सबसे पहला देश बना था ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया, जिसने 16 वर्ष आयु से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया था। बाकी कौन कौन से देश ऐसा कर चुके हैं और कितने वर्ष आयु बच्चे के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे न्यूजीलैंड ने 16 वर्ष से कम आयु के लिए, फ्रांस हमने देख लिया 15 साल से कम के लिए, स्पेन ने 16 साल से कम के लिए, किसी ने 15 तो किसी ने 16, बस यही है। जैसे इंडोनेशिया 16 वर्ष, और भारत में भी बात करें तो कर्नाटक ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए करा था ऐसा। और इस तरह से ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बनाइए। आंध्र प्रदेश ने तो 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कर दिया, और मलेशिया ने 16 साल से कम, यूएई ने 15 साल से कम उम्र के, कनाडा ने 16 साल से कम उम्र के। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसने 15 साल, किसने 16 साल, किसने 13 साल। बाकी फ्रांस की बात है तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल पेरिस हो गई, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु। आपको फ्रांस से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न याद दिला दूं कि जो अभी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप होगा पहली बार, जो पहला एडिशन है इसका, वैसे तो ये सऊदी अरब के रियाद में होने वाला था लेकिन अभी इसे शिफ्ट कर दिया गया कहां पर, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, ये ध्यान रख लो आप। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना एक तो सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी जो पीडीएफ है, जो प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट होता है, जो क्विज होती है, वो आपको डेली मिल जाता है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। वहां जाकर के आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी भारतीय सेना ने बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए ऑपरेशन जल राहत ये कहां पर शुरू किया? तो सही उत्तर होगा असम में। फिर पूछा हेक्स-20, इसने स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन पर कोयो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये कहाँ का, किस राज्य का एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है हेक्स-20? तो आंसर होगा केरल का।
और अभी एशिया अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? तो आंसर हो जाएगा चाइना रहा। चाइना में हुआ था ये। उसके अलावा जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। फिर पूछा ग्रामोद्यम कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो आंसर होगा नाबार्ड ने। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो आंसर होगा पीको। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा हरजीत सिंह ग्रेवाल। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आंसर होगा यूपी। और चीन के द्वारा शुरू किए गए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो आंसर होगा शेंगेन चाइना में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, अभी एक बुक आई थी सप्पर राम तपस्वी राजा, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा आशुतोष अग्निहोत्री। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।